हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल SKI, जहाँ पे आपको स्टेट PCS के रिगार्डिंग और UPSC के रिगार्डिंग भी बहुत सारे वीडियोस जो हैं यूज़फुल मिल जाएंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं, हम अपने कॉन्टिन्यूएशन में चलते हैं जो हमने HCS के लिए स्पेसिफिकली HCS का एग्जामिनेशन जो अभी हमारा है फरवरी 2024 के अंदर, उसके लिए हमने जो स्टार्ट कर रखी है पॉलिटी के लेक्चर्स की सीरीज़, उसी के आगे कॉन्टिन्यूएशन में हम बढ़ते हैं। अभी तक के लेक्चर्स में हम द क्राउन रूल, कंपनी रूल के बारे में कुछ कुछ बातें कर चुके हैं। हमने द कंपनी रूल के अंदर जितने इंपॉर्टेंट एक्ट्स हमारे लिए थे वो सारे के सारे डील कर लिए हैं। उसके बाद अब हम बढ़ गए थे क्राउन रूल की तरफ। क्राउन रूल के अंदर भी अगर मैं बात करूं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। अगर क्राउन रूल में भी मैं बात करूं तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेके आपके 1861 और ये सारी चीज़ें जो हैं हमने वो डील कर ली थी। अब हमको 1909, 1919 और 1935 जो है इसका पार्ट 2 जो है ये हमको डील करना है। पार्ट 1 के अंदर हम पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो डील कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर इसी चैनल के ऊपर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप इससे प्रीवियस वाला जो पॉलिटी का लेक्चर है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है अलग से, आप उसको देख सकते हैं। आज जो हम डील करेंगे दैट इज़ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से शुरू करके, ठीक है। 1909 वाला एक्ट हम समझेंगे, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड 1947 वाला एक्ट जो है ये उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, दैट इज़ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम पढ़ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शुरू कर देंगे, तो इसकी शुरुआत हम उसी के अंदर कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन जो इसी स्लाइड से आपके बन सकता है दैट इज़ इनके नाम से रिलेटेड, कि कौन सा काउंसिल एक्ट है, कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। आपको डायरेक्टली वो ऑप्शन के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1919 लिख के दे दे तो वो गलत ऑप्शन है हमारा। ये क्लियर कट आपको पकड़ना पड़ेगा, गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हम 1919 का जो एक्ट है उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो एक बार के लिए आप ये जो पूरी सीरीज़ है इसके अंदर ये ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन से एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है एंड कौन से एक्ट जो है इंडियन काउंसिल एक्ट हैं, ठीक है। अब बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं 1909 के ऊपर। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है जो शुरू होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसको एक नाम और दिया जाता है दैट इज मॉन्टेग्यू नेक्स्ट वाला है। यहाँ पे हम बात करें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको 1909 को? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। क्यों बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? क्योंकि दो पर्सनालिटी हैं। मिंटो जो हैं, लॉर्ड मिंटो, वो वायसराय थे उस टाइम पीरियड के, एंड देन आपके लॉर्ड मॉर्ले जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। याद कीजिए पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के ऑफिस की बात की थी, जिसके लिए कुछ हेल्प करने के लिए कोई 10-15 लोग भी थे। याद कीजिए, अगर नहीं याद आ रहा तो दोबारा से लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? लॉर्ड मॉर्ले, एंड मिंटो जो थे वो आपके वायसराय थे। इसीलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हमने कहा। एक नाम इसका जो है दैट इज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसके बाद देखिए इसके स्पेसिफिकेशन क्या है या 1909 से क्वेश्चन क्या बनते हैं। सबसे पहली बात जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, आपको पता है सेंट्रल लेवल पे वायसराय की होगी और प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर की होगी। तो इन दोनों ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार इंडियन मेंबर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ठीक है। पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अभी तक तो इंडियंस को ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अलाउ भी नहीं कर रहे थे। अब पहली बार रिप्रेजेंटेशन दिया गया इंडियन मेंबर्स को, किसके अंदर? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। एक फैक्चुअल नॉलेज डायरेक्ट क्वेश्चन छप सकता है जो हमारे लिए, एसपी सिन्हा जो थे उनको एज अ लॉ मेंबर आपके किसकी काउंसिल में? देखिएगा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जगह मिली। फर्स्ट मेंबर जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में स्पेस मिली, रिप्रेजेंटेशन मिला, जगह मिली, वो कौन थे? एसपी सिन्हा थे। और क्या पोस्ट के ऊपर मिली थी? दैट इज लॉ मेंबर की तरह। और किसकी? आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके बाद इधर आते हैं एक और स्पेसिफिकेशन के लिए। सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनकी साइज बढ़ाई गई।
साइज बढ़ाने का सिंपल सा मतलब है कि अगर कहीं पे 10 लोग हैं तो उसको 15 कर दिया, अब जैसे यहाँ पे 16 लोग को 60 लोग कर दिया, ठीक है, तो लोगों का नंबर जो है वो इंक्रीज कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बढ़ा दिया गया सेंट्रल लेवल पे भी एंड प्रोविंशियल लेवल पे भी। सेंट्रल लेवल पे 16 से 60 कर दिया गया। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर नंबरिंग हमने नहीं लिखी है, क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर इक्वल नहीं थे। हर प्रोविंसेस के अंदर नंबरिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, इसलिए हमको जानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो बात जाननी ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ पे तो ऑफिशियल मेजॉरिटी जो है वो बनी रही। ऑफिशियल मेजॉरिटी मतलब ऑफिशियल लोग जो हैं, इनके वाले लोग, वो मेजॉरिटी बनी रही अभी भी। लेकिन यहाँ पे आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हम धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो मैं बोलूँगी आप देख कर आइए, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन के अंदर ही है, ठीक है। तो मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोग जो है कंटिन्यू वाले ही देख रहे हैं, तो ये कंटिन्यू वाले जितने भी बच्चे हैं वो समझ पाएंगे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी या नॉन ऑफिशियल मेंबर हमने पिछले एक्ट्स के अंदर ऐड किए हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी तो हो गई, यहाँ पे तो नॉन ऑफिशियल लोग जो है प्रोविंशियल लेवल की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल लोग मेंबर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं। लेकिन अभी भी सेंट्रल लेवल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी नहीं हुई है, वहाँ पे अभी भी आपके ऑफिशियल मेजॉरिटी ही दिखेगी। इसके बाद देखिए दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कुछ पावर दी गई कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आप बजट के ऊपर रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। तो ये दो पावर जो है कौन से एक्ट के थ्रू मिली आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो ये मिली है हमारे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन बनने के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया फॉर मुस्लिम्स, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, इसका मतलब है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो शुरू किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, मुस्लिम कैंडिडेट अगर है, मुस्लिम सीट अगर है किसी भी इलेक्शन के अंदर, तो उसके वोटर्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे, मुस्लिम्स वोटर्स ही होंगे। मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट करके चुन के वहाँ पे भेजेंगे, कोई दूसरा पर्सन, कोई दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता हुआ पर्सन उनके लिए वोटिंग नहीं करेगा। दैट इज आपका सेपरेट इलेक्टोरेट। और ये पहली बार कौन से एक्ट के अंदर शुरू किया गया, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये कम्युनलिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तो पसंद नहीं आएगा। लेकिन इन लोगों को जो है, हम लोगों को तोड़ना था, एक तरीके से अलग अलग करना था, इसलिए इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए किस एक्ट के अंदर लाया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं यहाँ से। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट पे, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 1919 में एक्ट आया था, लेकिन ये फोर्स में कब आया, 1921 के अंदर फोर्स में आया। जैसे उसका नाम मॉडले मिंटो रिफॉर्म था, इसका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड है, ठीक है। इसका नाम क्या है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों नाम रखा, वहां पे भी दो पर्सनैलिटी के नाम पे रखा था, यहाँ पे भी दो पर्सन के नाम पे रखा है। जो मॉन्टेग्यू थे ये थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और जो चैम्सफोर्ड थे ये थे आपके वायसराय, ठीक है। ये देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और ये देन वायसराय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं बहुत, पिछली स्लाइड में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, नो डाउट। क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से या प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है, और यहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है। देखिए ज़रा क्या होता है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया गया, सेंट्रल सब्जेक्ट्स अलग होंगे और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अलग होंगे। सेंट्रल लेवल के लोग अपने लिए लॉ बना सकते हैं सेंट्रल सब्जेक्ट पे, प्रोविंशियल जो है वो अपने लिए लॉ बना सकते हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे। क्या ये बात समझ आ रही है, ये अच्छी बात है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाली चीज़ आपको दिखती है। सब्जेक्ट्स को पहले तो देखो सिर्फ सेंट्रल लेवल का जो है कंट्रोल ज़्यादा था, सेंट्रल लेवल से ही सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही थी। अब इन्होंने आगे आके बोला नहीं नहीं, दोनों के सब्जेक्ट्स जो हैं अलग कर देते हैं, यहाँ पे सेंट्रल सब्जेक्ट्स होंगे, यहाँ पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होंगे। सेंट्रल लेवल के लिए वो लॉ
लॉ बना ले और इनके लिए वो लॉ बना ले। पहली बार इन्होंने बजट भी अलग किया, यूनियन ऑफ इंडिया का बजट जो है वो अलग होगा और प्रोविंसेस का बजट जो है वो अलग होगा, ठीक है। पहली बार बजट अलग किया गया है, पहली बार आपके सब्जेक्ट्स अलग किए गए हैं सेंट्रल और आपके प्रोविंशियल लेवल पे, और बजट अलग किया गया है। और इसका मतलब सेंट्रल लेवल से थोड़ा सा कंट्रोल जो है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर रिलैक्स किया गया है। सेंट्रल लेवल जो प्रोविंशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था, उस कंट्रोल को थोड़ा थोड़ा रिलैक्स किया गया है। लेकिन यहाँ पे खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी गवर्नमेंट यूनिटरी है, सेंट्रलाइज्ड है। कहीं से भी ये गवर्नमेंट जो है यूनिटरी या सेंट्रलाइज के अलावा कुछ भी नहीं दिखती। अभी भी ज़्यादा पावर जो है वो सेंटर के पास ही है, वही लोग जो है ज़्यादा पावर लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या किया गया, ये मैंने जो डायग्राम में बनाया है ये हमारा सेंट्रल लेवल है ऊपर वाला, और ये हमारा जो है प्रोविंशियल लेवल है, ठीक है। तो देखिए प्रोविंशियल लेवल में सबसे पहले देखते हैं। प्रोविंशियल लेवल के अंदर आप देखेंगे डुअल गवर्नेंस की शुरुआत की जिसको कहते हैं डायरकी, ठीक है। डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे कौन सा एक्ट लेकर आया, तो आंसर हो जाएगा 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जितने भी थे, डायरकी का मतलब क्या होता है, दो तरीके की चीजें, ठीक है। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जितने भी थे उनको दो कैटेगरी में बांट दिया, एक ट्रांसफर्ड होंगे और एक रिजर्व्ड होंगे, ठीक है। ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड वाले मैटर जो हैं वो गवर्नर देखेगा विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, और रिजर्व्ड वाले मैटर जो हैं वो गवर्नर देखेगा विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, आपने स्टेट के लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे सब्जेक्ट्स को बांट दिया ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ट्रांसफर्ड वाले गवर्नर देखेगा मिनिस्टर्स के साथ में, और ये वाले गवर्नर देखेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मिनिस्टर तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो चीज़ें होती है, लेजिस्लेचर जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं से भी ये जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसका मतलब मनमाने तरीके से काम करेंगे। मतलब इसका ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है उसमें तो इन्होंने छोटी मोटी चीजें रख दी कि भाई आप एजुकेशन पे काम करो, ये काम करो, ठीक है। उसके बाद रिजर्व सब्जेक्ट पे देखो क्या चीज कही, लेकिन पैसे वाला मामला हमारे पास होगा। तो क्या विदाउट मनी, विदाउट फाइनेंस के, पैसे वाले मतलब बिना पैसे के क्या एजुकेशन के ऊपर ये लोग खर्च कर सकते हैं? क्या एजुकेशन की चीजों के लिए पॉलिसी बना सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हो ये चीज? तो अल्टीमेटली कंट्रोल तो इधर ही है। लेकिन डायरकी शुरू कर दी आपके प्रोविंशियल लेवल पे, किसके अंदर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर। इसके बाद सेंट्रल लेवल के ऊपर बाई कैमरलिज्म शुरू किया गया, मतलब द्विसदनात्मकता शुरू की गई। दो तरह के हाउसेस बनाए गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके अंदर आपके दो तरीके के पूरे आपके क्या बनाए गए, आप इसको मत समझिएगा, इसको हटा के आप सिर्फ ये समझिए, जो पूरी की पूरी आपका लेजिस्लेचर था उसके अंदर बाई कैमरलिज्म लेकर आए। एक अपर हाउस बना दिया गया और एक लोअर हाउस बना दिया गया। अपर हाउस का नाम जो है वो रखा काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस का नाम रखा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अपर हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। कहाँ पे किया गया है? ये सेंट्रल लेवल पे किया गया है, ठीक है। और मैक्सिमम लोग जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से इसमें लाए गए। लेकिन यहाँ पे भी खुश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब नॉर्मल डायरेक्ट इलेक्शन आप जो समझते हो वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे मतलब फाइनेंशियली स्टेबल लोग जो थे वो सिर्फ वही यहाँ पे आपके क्या कर सकते थे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो इस डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब आप डायरेक्ट इलेक्शन तो बिल्कुल भी मत समझना। फाइनेंशियली स्टेबल लोग जो थे वही, उन्हीं को ये पावर दी गई कि आप जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की, देखो यहाँ पे भी बात की थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। इसी चीज़ को बढ़ा के सिख को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, इंडियन क्रिश्चियन को भी देंगे, एंग्लो इंडियंस को भी देंगे एंड यूरोपियंस को भी देंगे, ठीक है। सबको तोड़ने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। इसके बाद में एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात आई और ऐसा एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन आपके बन भी गया था 1926 के अंदर। कब बन गया था? 1926 के अंदर। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा एक 10 साल के बाद में। जब ये पूरा एक्ट जो है इफेक्ट में आ जाए उसके 10 साल के बाद में आप एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाओ और स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो रिपोर्ट बताए कि इसकी कामकाज कैसा चल रहा है, ठीक है।
साइमन कमीशन का नाम आपने सुना होगा सब लोगों ने, वही कमीशन अब हम बनाने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ तक का ये हो गया 1919 एक्ट। इसके बाद अब हम शुरू करते हैं 1919 से आपके 1929 के अंदर 10 साल पूरे होते और 10 साल में आपको एक कमीशन बनाना है। ये चीज़ प्रोविजन पहले से ही हमने पढ़ लिया। देखिए यहाँ खुद ने ही इसने बोल दिया कि आपको 10 साल के अंदर एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाना है जो देखे कि इसका कामकाज जो है वो कैसा चल रहा है। तो इसीलिए हमने मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नवंबर 1927 के अंदर एक कमीशन बनाया जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। कितने मेंबर का कमीशन था? 7 मेंबर का ये कमीशन था और जो हेड थे सर जॉन साइमन। इसलिए आपने नाम सुना होगा, साइमन कमीशन आया है, जिसको लेके सब लोगों ने कहा साइमन गो बैक, ठीक है। क्यों कहा? क्योंकि सारे लोग जो थे ब्रिटिश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, सारे लोग ब्रिटिशर्स थे, तो इसलिए एक तो गुस्सा इस बात पे आया कि यही लोग सब कुछ डिसाइड करेंगे, तो उससे हमारी जनता यहाँ की खुश नहीं थी। तो फिर आपके नारे लगे साइमन गो बैक, ठीक है। इसके बाद में ये साइमन कमीशन जो है ये आया 1930 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है, इसका मेन मकसद क्या था, यहाँ पे हमने पहले ही बोला, इसने रिपोर्ट बनानी है, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा जो कि एक रिपोर्ट बनाएगा। इसने रिपोर्ट बना दी और रिपोर्ट जो है 1930 में सबमिट भी कर दी। इस रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली बात इसने कहा कि ये जो डुअल गवर्नमेंट वाली शुरू कर रखी है ना आपने, ये देखो सेंट्रल लेवल है, ये प्रोविंशियल लेवल है। प्रोविंशियल लेवल पे ये जो डायरकी शुरू कर रखी है इसको खत्म कर दो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रखो, ठीक है, लेकिन डायरकी की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एक फेडरेशन बना दो, किस किस से मिलके? ब्रिटिश इंडिया से और प्रिंसली स्टेट से मिलके। एक ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को मिला के एक पूरा का पूरा फेडरेशन आप बना दो। और रही बात कम्युनल इलेक्टोरेट की, तो उसके लिए ये कहाँ मना करेंगे, ये कह रहे हैं कम्युनल इलेक्टोरेट तो चलने दो, वो तो ठीक ठाक चल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये तो कंटिन्यू रहने दो। इसके बाद में जो ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के ऊपर 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर बातचीत हुई, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ। डिस्कशन के अंदर देखो प्रिंसली स्टेट जो है उसके भी मेंबर्स आपके रिप्रेजेंटेटिव थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी थे और ब्रिटिश इंडिया के भी थे, ठीक है। उसके बाद वाइट पेपर पब्लिश हुआ एक, एंड देन वाइट पेपर पब्लिश होने के बाद में गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने वाले हैं, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आएंगे। और फिर उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आएंगे। इसी बैकड्रॉप में आपको एक बात और समझनी है। देखो 1930 में ये रिपोर्ट आती है, ठीक है, इसकी के साथ में 1932 के अंदर एक चीज़ और होती है। ये रैमसे मैकडोनाल्ड्स जो हैं ब्रिटिश पीएम थे इस टाइम पीरियड में, और ये जो ब्रिटिश पीएम है, इन्हीं के ये टाइम पीरियड के अंदर एक चीज़ आपके इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड कुछ नहीं है, इन लोगों को तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आपने पहले से कर रखी थी। पहले सारे एक्ट्स में आपने इन लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस, ठीक है। मुस्लिम्स को 1909, यहाँ पे 1919 के अंदर हम बात पहले से जो है वो करके आए हैं। अब ये कह रहे हैं कि डिप्रेस्ड क्लास जो है आपकी, उसको भी आप क्या दोगे, कम्युनल इलेक्टोरेट या फिर अलग से रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहे हो। देखना ज़रा यहाँ पे, गांधी जी जो हैं वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। इवन जो डिप्रेस्ड क्लास के मेंबर्स हैं, भीमराव अंबेडकर जी उस टाइम में इस चीज़ को लेके एग्री कर रहे थे कि ठीक है, ये बात ठीक है, उनको भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। लेकिन गांधी जी को ये बात ठीक नहीं लग रही थी, तो गांधी जी और आपके डिप्रेस्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक एक्ट हुआ था, दैट इज़ पूना पैक्ट, ठीक है। पहली बात तो इन्होंने फास्टिंग वगैरह शुरू कर दी थी येरावड़ा जेल पूना के अंदर। क्यों? गांधी जी जो हैं उनको ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कि आपने बाकी सभी को तो वैसे ही बांट दिया, अब हिंदू कम्युनिटी जो है उसके अंदर से भी आप क्या कर रहे हो, डिप्रेस्ड क्लास को अलग दोगे, इनको अलग दोगे, तो ये तो हमारी जो इंटेग्रिटी वाली बात है वो तो रह ही नहीं जाएगी। इंडिया जो जाना जाता है डाइवर्सिटी में भी यूनिटी, तो वो तो हमारे रह ही नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये बात जब इन्होंने कही तो पूना पैक्ट होता है, डेट याद रख लेना, 24 सितंबर 1932 है। और इस पूना पैक्ट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
मान गए थे डिप्रेस्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव, और इधर से जो आपके हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी मान गए थे कि चलो हिंदुओं का जो जॉइंट इलेक्टोरेट है वो एक ही रहना चाहिए। ठीक है, हम तो डिमांड करें, वो जो करते हैं नहीं करते वो बात अलग है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती। हम डिमांड करते हैं हिंदूज के अंदर अलग से इलेक्टोरेट की बात आप नहीं करोगे। सेकेंड चीज इसके अंदर आई, जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको इसी में हम रिजर्वेशन की बात कर देंगे। क्लियर? यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बात की गई थी कम्युनल अवार्ड में कि डिप्रेस्ड क्लास को भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, तब गांधी जी ने पूना पैक्ट लेकर आए। पूना पैक्ट जो है आपके डिप्रेस्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव भीमराव अंबेडकर जी एंड गांधी जी जो है इनके बीच में हुए थे। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट वो कर रहे थे उस चीज़ को, कह सकते हैं, और हिंदू मतलब बात करने भी वही आए थे इनके लिए। तो हिंदू जो जॉइंट इलेक्टोरेट है वो एक ही रहेगा एंड रिजर्वेशन जो है इनको वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात कंप्लीट यहाँ तक होती है। देन इसके बाद हम आते हैं, अब देखिए इसी पेज के अंदर हमने यहाँ पे देख लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लेकर आएंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आएंगे। पहले ही जो है ये गवर्नमेंट ये बात कर चुकी है, तो ये 1935 का एक्ट आ गया और ये बड़ा था, 10 शेड्यूल थी इसके अंदर, 321 सेक्शंस जो हैं वो थे। ये याद करने की चीज़ें हैं, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला प्रोविजन जो था वो था ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात। ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा किस किस को मिला के? प्रोविंसेस को मिला के और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के। हालांकि प्रिंसली स्टेट्स ने कभी हाँ नहीं किया तो ये कभी ऑल इंडिया फेडरेशन बना भी नहीं। ध्यान रख लेना कि ये बना नहीं था, लेकिन ये इसमें प्रोविजन था कि ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो बनाएंगे। इसके बाद देखो पावर जो है उसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया। फेडरल लिस्ट अलग होगी, प्रोविंशियल लिस्ट अलग होगी, कॉन्करेंट लिस्ट अलग होगी। ठीक है, फेडरल लिस्ट जो है उसके अंदर फेडरेशन से रिलेटेड जो सेंट्रल लेवल पे चीज़ें वो ये संभाल लें, प्रोविंशियल लेवल पे ये संभालेंगे, मतलब प्रोविंशियल लेवल के सब्जेक्ट्स यहाँ होंगे एंड जो दोनों ने डील करने हैं वो यहाँ पे होंगे। ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट्स कितने थे? 59, 54 एंड 36। लेकिन रेजिडुअरी पावर किसके पास होगी? जब कोई मामला ऐसा आया जो ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, तब कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा? तब रेजिडुअरी पावर जो है वो होगी आपके किसके पास में? वायसराय के पास में। ठीक है, रेजिडुअरी पावर किसके पास होगी? वायसराय के पास होगी। नॉर्मली तो फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, इसके अंदर लिखा हुआ है सारे सब्जेक्ट, वो लोग इसको हैंडल कर लें। लेकिन जहां पे क्लैरिटी नहीं मिले तो रेजिडुअल पावर किसके पास है? वायसराय के पास है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को देखो और बढ़ा दिया, डिप्रेस्ड क्लास को भी दे दिया, विमेन को भी दे दिया एंड लेबर क्लास को भी दे दिया। ठीक है, ये 3 कैटेगरी के लोगों को और ज्यादा आपके सेपरेट इलेक्टोरेट जो है उसकी बात इन्होंने कर दी। इसके बाद में देखो जो यहाँ पे आपके डुअल गवर्नमेंट की बात थी उसको खत्म कर दिया गया। नो डाउट साइमन कमीशन भी यही कह रहा है, लेकिन वो कर नहीं देगा। उसने रिपोर्ट में बोला था, देखिए जरा पहले वाले में इसने रिपोर्ट में बोला था। रिपोर्ट में बोलने के बाद 1935 में यहाँ पे डायरकी प्रोविंशियल लेवल के ऊपर खत्म कर दी गई और कहाँ इंट्रोड्यूस कर दी गई? सेंट्रल लेवल के ऊपर इंट्रोड्यूस कर दी गई। जैसे यहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स को बांटा था ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, अब की बार कहाँ बांट दिया? सेंट्रल लेवल के ऊपर बांट दिया, दैट इज ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। इसके बाद बाई कैमरलिज्म हमने सेंट्रल लेवल पे पहले इंट्रोड्यूस किया था, अब यहाँ पे स्टेट के अंदर भी बाई कैमरलिज्म यानी दो तरह के सदन जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर आ गए। लेकिन 11 में से आउट ऑफ 11 सिर्फ और सिर्फ कितनी प्रोविंसेस के अंदर? 6 प्रोविंसेस में। और वो 6 प्रोविंसेस कौन सी है? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है, ये जो प्रोविंसेस हैं इनके अंदर बाई कैमरलिज्म शुरू कर दिया गया। याद करो जरा, ऊपर पहले सेंट्रल लेवल पे भी बाई कैमरलिज्म लेकर आए थे, यहाँ पे आपके प्रोविंशियल लेवल पे भी कर दिया। लेकिन 11 में से कितनी प्रोविंसेस के अंदर? सिर्फ 6 प्रोविंसेस के अंदर। और ये देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया एंड लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया। अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लोअर हाउस जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। क्या आज के टाइम में भी यही होते हैं? यही टर्मिनोलॉजी है, याद करके देखिए, बिल्कुल यही टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद में ये जो काम इन्होंने किया, देखिए ऑल इंडिया फेडरेशन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट से मिलकर बना होगा। पावर को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया, फेडरल लिस्ट की पावर फेडरेशन के पास होगी, प्रोविंशियल लिस्ट की पावर प्रोविंसेस के पास होगी, कॉन्करेंट लिस्ट दोनों हैंडल कर लेंगे। जहां मामला अटकेगा रेजिडुअरी पावर किसको दे दी? वायसराय को दे दी। आपके यहाँ पे डायरकी खत्म कर दी,
इंट्रोड्यूस कर दी सेंट्रल लेवल के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे बाई कैमरलिज्म शुरू कर दिया 6 प्रोविंसेस के अंदर, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस, ठीक है। इसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट भी इन 3 कैटेगरी के लोगों के लिए इंक्रीज कर दिया गया। इसके बाद हम आते हैं, इसी एक्ट के अंदर 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स मिले, ठीक है। 10% पॉपुलेशन जो है उसको वोटिंग राइट्स, किसी के अंदर देखो मैंने ये डायग्राम ऐसे बनाया था सेम, और यही डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, तो ये भी 1935 वाले जो एक्ट है उसी के प्रोविजंस की मैं बात कर रही हूँ कि 10% पॉपुलेशन को आपके क्या मिले हैं, वोटिंग राइट्स मिल गए। उसके बाद RBI बनाने की बात थी, फेडरल PSC बनाने की बात थी, पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात थी, एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की भी बात थी। इसके बाद में फेडरल कोर्ट बनाने की भी बात थी, जो फेडरल कोर्ट कब बन गया था, 1937 के अंदर आपका बन गया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे 1935 को लेके। देखिए जरा हमारा क्या क्या चीज कवर हो गया इसके अंदर। यहाँ से हमने शुरू किया था, ये हम पहले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। इसके बाद में आज हमने जो किया दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935, 1909 भी हो गया। ये वाला एक्ट है, ये बहुत छोटी सी प्रोविजन है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में ये लोग सारी पावर जो है अब हमारे को दे देंगे। इनको समझ आ जाएगा तब तक कि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होना, तो अब जो है पावर इनके हाथ में दे दो, ये देख लेंगे इनको इंडिया बनाना है, पाकिस्तान बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो यही प्रोविजन आएगा इसके अंदर, और इसी प्रोविजन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में इस प्रोविजन को पढ़ेंगे, देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखिए सबसे पहले हमने 1909 हैंडल किया, फिर 1919 एंड 19, फिर ये थोड़ी बहुत बातें साइमन कमीशन एंड कम्युनल अवार्ड के बारे में, देन उसके बाद 1935 के ये प्रोविजंस हमने डील किए। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर जो है यूज़फुल लग रहे होंगे। आप यकीन मानिए कि अगर आप इन लेक्चर्स को भी कवर करके जाते हैं, आपका पॉलिटी कंप्लीट है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी, और जितना आप डायग्रामेटिक वे में मतलब पढ़ेंगे उतना ही आपको ज़्यादा रिटेन करने में या रिवाइज करने में जो है इजी रहेगा। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।